चलो, तो रिलेटिव डेंसिटी वाले पार्ट का हम लोग डिस्कशन फिर से कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या बताया था लास्ट क्लास में, और हम लोग को एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी यहाँ डिस्कस क्यों करना है तो वैसे फिजिक्स का टर्म, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट है जिसका हम लोग को यहाँ डिस्कशन करना होता है, जिसको हम लोग वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो जैसे हम लोग जब रिलेटिव डेंसिटी वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे तो उसमें लास्ट क्लास में ऐसा मेंशन किया था, जब भी कभी ये वर्ड रिलेटिव दे रखा होगा, बेसिकली जब भी ये टर्म रिलेटिव दे रखा होगा, तो रिलेटिव का मतलब डेफिनेटली हम लोग एक सर्टेन सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे सब्सटेंस का कोई पार्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सवाल में रिलेटिव डेंसिटी दिया, इसका मतलब एक सब्सटेंस के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे सब्सटेंस का डेंसिटी रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका नॉर्मली ऐसा होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस हम लोग जिसको कंसिडर करके चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। तो लिखने का बस ये तरीका हो गया, रेफरेंस सब्सटेंस भी लिख सकते हैं हम लोग। तो रिलेटिव डेंसिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब निकल के आएगा, एक सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एनी रेफरेंस सब्सटेंस। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे डेंसिटी वाले पार्ट को हम लोग हमेशा ग्राम पर एमएल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे वाला पार्ट भी मान लो ग्राम पर एमएल यूनिट के फॉर्म में रहा, तो ऊपर का ग्राम वाला यूनिट नीचे का एमएल वाला यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, इसका बेसिक सा मतलब हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, या मान के भी क्या चल रहा है, बेसिकली दिख रहा है हम लोगों को कि दोनों डेंसिटी का यूनिट कैंसिल आउट हो गया, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक तो रिलेटिव डेंसिटी का बेसिक मतलब थोड़ा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस, उस सिग्निफिकेंस पे हम लोग आगे आएंगे, बट रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस। जैसे मान लो अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करने का तरीका हो सकता है, अलग अलग डिफिनेशंस हो सकते हैं, अलग अलग रेफरेंस हो सकते हैं। अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करते हैं, तब उस केस में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एक्स मान के चल लेते हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2O लिख सकते थे हम लोग आराम से। और बचपन से नॉर्मली एक चीज़ सुना होगा कि हम लोग डेंसिटी वाले पार्ट को 1 ग्राम पर ml के बराबर रख के चलते हैं, मतलब इन जनरल डेंसिटी वाला पार्ट 1 ग्राम पर ml के करस्पॉन्डिंग लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं होता कि हमेशा 1 ग्राम पर ml होता है। जब हम लोग टेम्परेचर वाले पार्ट को 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर रखते हैं, तब उस केस में ये कंडीशन निकल के आता है। तो 1 ग्राम पर ml जो हम लोग का डेंसिटी है, अगर इसके हिसाब से काम करके चले, तो जैसे ऊपर में डेंसिटी कुछ भी होगा, मान लेते डी ग्राम पर ml के बराबर दे रखा, और नीचे का डेंसिटी हम लोग का 1 ग्राम पर ml के बराबर दे रखा, तो इसके हिसाब से हम लोग का ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ml कैंसिल आउट हो जाएगा, और डी बाई वन तो बेसिकली डी के बराबर हो जाएगा। तो जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे, तो एक्चुअल में जो हम लोग का सब्सटेंस का डेंसिटी है, हम लोग उस सब्सटेंस की डेंसिटी डी वाले पार्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं और कुछ कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वाटर का डेंसिटी जो 1 आया था, ये पूरा का पूरा वैल्यू तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, इससे हम लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट एक चीज़ है, जैसे ये जो डिफिनेशन दे रखा, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2O या विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वाले पार्ट को हम लोग इन जनरल एक और टर्म से जानते हैं, और ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज़ को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। जब फिजिक्स में देखना, कभी एनसीईआरटी उठा के देखना, क्लास 11th के सेकेंड पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स, या हो सकता है कि बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या इस तरह का कुछ टॉपिक दे रखा होगा। तो जब हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नॉर्मली फ्लूइड डायनामिक्स ही दे रखा होता है, उस टॉपिक में हम लोग किसी भी लिक्विड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हो सकता है उन सब चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। तो जब उन सब चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, तब उस केस में हम लोग के डिस्कशन के टाइम पे हम लोग को ये टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला पार्ट यूज़ करने को मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग बार बार ये टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज़ किया करते हैं। तो इन जनरल जैसे हम लोग जनरली इसको रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोल सकते थे, बोलते भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोलो या उसी चीज़ को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज़ निकल के आ सकता है। पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग का जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला चीज़ है, हम लोग नॉर्मली ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो अपने काम करनी है, बट हम लोग जब गैसेस के टर्म में काम करते हैं, जो ऊपर तुम लोग के लिए हेडिंग लिखा है यहाँ पे, वेपर डेंसिटी,
तो जब हम लोग गैसेस के टर्म में काम कर रहे होते हैं तब उस केस में हम लोग जिस तरीके से यहाँ रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2O डिफाइन किया है, सिमिलर टाइप से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस डिफाइन कर सकते हैं। और जब H2 के रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो इसी चीज़ को इन जनरल वेपर डेंसिटी भी बोल दिया जाता है। मतलब जैसे रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2O था तो उसको जिस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया गया, सिमिलर टाइप से रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस, उस चीज़ को हम लोग वेपर डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन एक छोटा सा नया पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले, जो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, अभी इसको यूज़ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि हम लोग ये कैलकुलेशंस किस तरीके से कर सकते हैं या फिर इन कैलकुलेशंस वाले पार्ट में क्या क्या टर्म्स होते हैं, और उन सब के बेसिस पे फिर हम लोग आराम से वेपर डेंसिटी वाले पार्ट पे जा सकते हैं। एक टर्म है, थोड़ा उस टर्म का ध्यान रखना, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन ही बोलते हैं। मतलब ये बोलने का एक तरीका होता है, जैसे अभी तक हम लोग जो भी गैसेस लेके चल रहे थे, जैसे तुम लोगों को एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बताया था, और एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस सर ये में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? मोल कंसेप्ट। हम लोग जब आइडियल गैस इक्वेशन वाले पार्ट की बात करते हैं तो आइडियल गैस वाले पार्ट में, जैसे अभी तुम लोग को कुछ दिनों पहले मेंशन किया था कि एक मोल एसटीपी कंडीशन पे टोटल 22.4 लीटर के बराबर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो लिखने का तरीका होता है 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन। तो बेसिकली ये एसटीपी कंडीशन कहाँ से आया और एसटीपी कंडीशन में एक मोल का वॉल्यूम 22.4 कैसे निकल के आया, इसको हम लोग इस आइडियल गैस इक्वेशन से आराम से रिलेट कर सकते हैं। बट ये जो इक्वेशन है ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है हम लोग को, तो अभी हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल इक्वेशन क्या होता है ये चीज़ मेंशन करना है। जैसे अपने इक्वेशन वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से मेंशन किया करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जब भी कभी कोई एक गैस होगा तो उस गैस के प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं। और इस रिलेशन वाले पार्ट में जो टी वाला पार्ट है, ये देख के समझ में आ रहा होगा, जैसे टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे टी वाला पार्ट टेम्परेचर है। दूसरा, ये जो एन वाला पार्ट है ये हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये तुम्हारे काम का नहीं है, अभी हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट ये फॉर्मूला थोड़ा यूजफुल है इसीलिए हम लोग इस चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो वी वाला पार्ट है ये हम लोग के लिए वॉल्यूम होता है, और उसके अलावा जो पी वाला पार्ट है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और इन सब में ये जो आर वाला पार्ट है, ये आर वाला पार्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू वाले पार्ट को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब है तो कांस्टेंट वैल्यू बट इसका एक नाम भी है, इस चीज़ को हम लोग गैस कांस्टेंट या ज़्यादा प्रिसाइजली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग ये टर्म यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, और वो जो वैल्यूज़ होते हैं वो वैल्यू अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। जैसे एक सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोग को यूज़ करना होता है 0.0821, सब कुछ डिपेंड करेगा यूनिट के ऊपर, एटीएम लीटर पर केल्विन मोल। जैसे तुम लोग को जब एसटीपी कंडीशन बताया था तो एसटीपी कंडीशन में बोला था प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेयर वाले यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एटीएम। तो जब एटीएम लीटर होगा ऊपर तो यहाँ पे वैल्यू 0.0821 होगा। जैसे है ना कि हम लोग मान लो जी की वैल्यू बोलते हैं, जो ये ग्रेविटी ड्यू टू सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो सिमिलर टाइप से हम लोग एक कांस्टेंट आर की बात कर रहे हैं जिसके वैल्यूज हमेशा कांस्टेंट होंगे, बट डिपेंड करेंगे यूनिट के ऊपर। मतलब अलग अलग यूनिट के लिए अलग कांस्टेंट है। जैसे मान लो एक और वैल्यू है 8.314, जब हम लोग यूनिट वाले पार्ट में जूल लेके चलेंगे, जूल मतलब सुना होगा 9th क्लास 10th क्लास में, एनर्जी का यूनिट है, जूल पर केल्विन पर मोल। और हम लोग 2 के बराबर वैल्यू लेके चलते हैं, एक्चुअल में 2 नहीं होता, एक्चुअल वैल्यू होता है 1.987, जो कि कैलोरी के टर्म में लेकर के चलते हैं हम लोग। जब हम लोग कैलोरी पर केल्विन पर मोल लेके चलेंगे तब उस केस में हम लोग 1.987, जिसको अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर लेके चल सकते हैं। ये कैलकुलेशन अपने काम का नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूला मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि एक हम लोग जो डेंसिटी वाले पार्ट को रिलेट करना चाहते हैं वो डेंसिटी का रिलेशन वहीं से निकल के आएगा। तो R इज इक्वल टू 0.0821, ये सब वैल्यूज चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, बट अदरवाइज अभी नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग के काम का आएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं।
केवल आइडियल गैसेस भी इस चीज़ को अप्लाई करके चल सकते हैं। तो जैसे मान लो ऐसा दे रखा PV इज इक्वल टू nRT, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खैर बचपन से तो नहीं पढ़ रहे बट मोल कंसेप्ट के शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो एक काम करते हैं, इस नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मोलर मास से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इंटू RT लिख सकते हैं, और यहाँ से इस मोलर मास को उठा के इधर ले गए, वॉल्यूम को उठा के नीचे ले आते हैं। तो अपना एक्सप्रेशन आएगा P इंटू मोलर मास इज इक्वल टू W अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। और एक चीज़ बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये टर्म वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, बचपन से सुनते आ रहे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में वेट और मास सेम चीज़ होता है, केमिस्ट्री में दोनों चीज़ अलग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस केस में वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर हो गया, तो यहाँ से P इंटू एम इज इक्वल टू DRT निकल के आएगा। और हम लोग क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से इस पूरे डेफिनेशन को लेके आए हैं, इसका मतलब अगर हम लोगों को किसी भी गैस का डेंसिटी निकालना है या किसी भी गैस के डेंसिटी को बाकी चीज़ों से रिलेट करना है, तो आराम से हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सबसे रिलेट कर सकते हैं। मतलब बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। बट क्योंकि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, तो मास सेम होते हुए वॉल्यूम चेंज कर सकता है। मतलब बेसिकली गैस का जो डेंसिटी है वो चेंज कर सकता है। तो गैस का डेंसिटी केवल मास बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंटेड नहीं होता, गैस का डेंसिटी हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक पार्ट है जो थोड़ा ध्यान रखना भी के लिए आगे फिर से काम आएगा। अभी ध्यान रखना है थोड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक छोटा सा कंसिडरेशन लेके चलेंगे। डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई R, मतलब जो गैस कांस्टेंट था, इंटू टेम्परेचर। तो हम लोग किसी भी गैस का जो डेंसिटी है वो आराम से प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि R का वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो अब हम लोग यहाँ से मेन पार्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला अपने काम करनी है, मतलब फॉर्मूला से ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इस फॉर्मूले को हम लोग वेपर डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वन गैस ऐसा लिख देते हैं, ऑफ वन गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस अगर डिफाइन करें, मतलब ऐसा लिखने का तरीका है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वन गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2। तो इस केस में ऐसा लिख सकते थे हम लोग, डेंसिटी ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ H2 गैस। मतलब लिखने का ऐसा तरीका हो सकता था जैसे ऊपर डिफाइन किया था, फिर से एक बार दिखा रहे हैं स्क्रीन पे इस चीज़ को। जब भी कभी हम लोग एक सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। जैसे रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जब वाटर बोले थे, तो उस केस में डेंसिटी ऑफ X डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O लिख सकते थे। तो सिमिलर टाइप से जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी वाले पार्ट को H2 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2 गैस, तो डेंसिटी ऑफ गैस बाई डेंसिटी ऑफ H2 निकल के आएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है, डेंसिटी ऑफ गैस कैसे लिख सकते हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई R इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ H2 वाला पार्ट, प्रेशर ऑफ H2, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे X मान लेते हैं, प्रेशर ऑफ H2 इंटू मोलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई R इंटू टेम्परेचर कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोगों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, क्योंकि जब भी हम लोग डेंसिटी मेज़र करेंगे तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेज़र करेंगे, अगर हम लोग का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो ये प्रेशर कैंसिल आउट होगा, टेम्परेचर कैंसिल आउट होगा, R वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू H2 विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2, आराम से बोल सकते हैं। अब अमलदीप एक सवाल का जवाब दो, H2 का मोलर मास कितना? जल्दी बोल भाई। 2 सर। 2। तो इस केस में यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा। H2 का मोलर मास हमेशा फिक्स्ड है कि 2 के बराबर है, तो इस केस में रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी इक्वल टू मोलर मास बाई 2, या मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, आराम से बोल सकते हैं। और ये जो
रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, इसी चीज को हम लोग वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब ओवरऑल वेपर डेंसिटी और कुछ नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला आराम से मोलर मास बाई 2 के बराबर निकल के आ जाएगा। हम लोगों को इस टॉपिक में फॉर्मूला केवल यही काम का है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी सारी चीजें देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जो निकाला, ये भी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं कहीं पे एक गैस के रिस्पेक्ट में दूसरे गैस का रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो एक काम करो, यहाँ से इस पूरे पार्ट को नोट कर लो जो अपने काम का है। आर का वैल्यू अपने काम का नहीं है, ये फॉर्मूला नोट कर लो जिसको ब्लू से मार्क कर रहे हैं, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, और इसके आगे के पार्ट को नोट कर लो। बाकी चीजें देखने के लिए ठीक है, वो तुमको नोट्स में भेज भी देंगे पीडीएफ में, तो वहां से आराम से उस चीज को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए ये फॉर्मूला नोट करो, उसके नीचे के सारे पार्ट को नोट कर लो। थोड़ा जल्दी नोट करना, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना है, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, मोल मोल एनालिसिस। कर लिए सर। सारा नोट कर लिया? आगे सर। तो नोट कर रहा है कि स्क्रीनशॉट ले रहा है, सही से बता। सर नोट कर रहे हैं। पक्का? यस सर। इतना फास्ट तो हम खुद ना नोट कर पाए, पहले से नोट कर रखा है कहीं से? नहीं सर, आप पढ़ा रहे थे उसमें नोट भी कर रहे थे। अच्छा, बड़ा फास्ट है यार। कुछ लोग हो सकते हैं इतना फास्ट, हम लोग करते भी थे ऐसे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जो पढ़ाते रहते थे उसको हम लोग अपने से नोट भी करते रहते थे, कुछ कुछ नोट करते थे पॉइंट, जो लिखते थे वो नोट नहीं करते थे सब। इस पॉइंट का बहुत ही पार्टिकुलरली ध्यान रखना, रिलेटिव डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू H2 इज आल्सो कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। और इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको। क्वेश्चन नोट करो। Calculate the vapor density of SO3 गैस। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। Calculate the relative density of सर फर्स्ट का 40। फर्स्ट का 40, ठीक है। सेकंड वाले केस में कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, चलो O3 कर सकते हैं। O3 विथ रिस्पेक्ट टू O2। 2 का 3/2। हेलो। हाँ, एक सेकंड। 3/2। ठीक है, बन जा रहा है तो हाथ रेस कर लेना, ऐसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले केस में कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, ट्राई करके देखो। पहला वाला केस तो बहुत ही सिंपल सा है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलर मास बाई 2। तो इस केस में SO3 का मोलर मास 32 प्लस 16 इंटू 3 48, इसका मतलब टोटल 80 हो जाएगा। तो 80/2 इसका मतलब मोलर मास बाई 2 40 के बराबर आएगा। वैल्यू हमेशा यूनिटलेस रहेगा क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। दूसरे वाले केस में कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O3 विथ रिस्पेक्ट टू O2। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ O3 विथ रिस्पेक्ट टू O2 कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो इस केस में मोलर मास ऑफ O3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और O3 वाले पार्ट का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो O3 का जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 48 के बराबर,
या बेसिकली 16 इंटू 3 के बराबर, और नीचे वाले पार्ट में 32 मतलब 16 इंटू 2 के बराबर। तो ओवरऑल 16 से कैंसिल आउट होगा, आंसर हो जाएगा 3/2 के बराबर। थर्ड पार्ट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। कुछ लोगों का ये नया क्लास है, तो नया क्लास है तो उन लोगों को ये चीज़ शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई थी। जो भी लेक्चर हम लोग दे चुके हैं उन लेक्चर्स को यूट्यूब पे जाके देख लिया करो, तभी जाके क्लास ज्वाइन करो, अदरवाइज चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें पुराने लेक्चर से रिलेटेड रहेंगी, प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को। सर 30। कितना? 30? बहुत मार मारेंगे। तो लास्ट क्लास की भी थी। हाँ हाँ भाई रवि, रवि शेखर बताओ। अमलदीप? यस सर। बता जल्दी आंसर। यस सर कर रहा है। हाँ 14.4। 14.4। लास्ट क्लास में ये चीज एक्सप्लेन किया था, और बाकी लोग जो लोग का नया क्लास हो भी थोड़ा ध्यान दे दो। एयर वाले पार्ट में 78% नाइट्रोजन होता है, बट हम लोग ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं केमिस्ट्री में, बाय डिफॉल्ट एक एजम्पशन मान लिया गया है कि 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है, बाकी और कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करता। एयर को लेके ये एक जनरल एजम्पशन मान लिया गया है। तो अगर एयर वाले पार्ट में हम लोग के पास 80% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन है, इसका मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर 100 के बराबर लेके चले, तो यहाँ से इसका 80% नाइट्रोजन हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 80 के बराबर हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 वाला पार्ट 20 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग एयर का मोलर मास निकालेंगे, मतलब एक मिक्सचर का मोलर मास निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू अपना जो निकल के आता है, ये कैलकुलेशन हम वापस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ओवरऑल वैल्यू अपना 28.8 के बराबर निकल के आता है। ये वैल्यू मोस्टली लोगों को याद हो जाता है क्योंकि बहुत जगह पे यूज आता है। ये एक्चुअल में दूसरा कैलकुलेशन है, जैसे लास्ट क्लास में एक बार कैलकुलेशन किया था, फिर यहाँ वापस से सेम कैलकुलेशन है। जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आते हैं तो फिर कैलकुलेशन यही आता है, जब गैसीय स्टेट में होते हैं तो फिर एक बार कैलकुलेशन होता है। तो जब 3-4 बार कैलकुलेशन होता है तो अपने आप याद हो जाते हैं, वैल्यू भी याद हो जाएगा तुम लोगों को 28.8 के बराबर। तो मोलर मास ऑफ एयर निकल के आ गया, तो इस केस में वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2। इसका मतलब आराम से हम लोग 14.4 के बराबर वेपर डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखते हुए काम करना होता है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, मतलब है सिंपल सा टर्म, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। बट पहले भी तुम लोगों को बोला है, मोल कंसेप्ट में हम लोग 11-12 के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को डील करते हैं, उसका हम लोग के एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इन चीजों का डिस्कशन थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करते हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलो अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं है तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट टॉपिक है तो अपने पास दो चीज़ें, मोल मोल एनालिसिस मतलब रिएक्शन वाला पार्ट, या फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, हम सोच रहे हैं पहले कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर ले, ताकि जब हम लोग मोल मोल एनालिसिस यूज़ करें तो मोल मोल एनालिसिस में इन कंसंट्रेशन सबको हम लोग आराम से यूज़ कर पाए। अदरवाइज जब हम लोग मोल मोल एनालिसिस डिस्कस करते हैं, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म वाले पार्ट को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम चाह रहे हैं तुम लोग के लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट हो, मतलब आसान चीज़ नहीं पढ़ाना चाह रहे, चाह रहे कि अच्छे से तुम लोग का पढ़ाई चले, तो इसीलिए उसमें हम पहले कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे, फिर उन चीज़ों को जब हम लोग मोल मोल के बीच में रिएक्शन कराएंगे, मतलब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, जब उन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे तो कैसे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें तुम लोगों को आराम से वहाँ पे समझ में आ जाए, ऐसा हम लोग इसलिए पहले डिस्कशन कर ले रहे हैं। ये टर्म भी थोड़ा बेसिक पार्ट है, मतलब एक छोटा छोटा टॉपिक्स का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। और
नाइन्थ क्लास 10th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी थी। एक बेसिक आइडिया 9th क्लास 10th क्लास में मिलता है तुम लोगों को। जैसे वहाँ पे एक टर्म था परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा टर्म था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, 9th क्लास में एक्चुअल में था, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये टोटल 3 टर्म्स थे जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। हम लोगों को क्लास 11th में कुछ तो डेफिनेटली डिफरेंट पढ़ना होगा, तो वहाँ पे एक टर्म जो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला वो अपने लिए मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे स्टैंडर्ड पार्ट और सबसे यूनिक पार्ट, यूनिक तो नहीं खैर, तो सबसे यूजफुल पार्ट मोलैरिटी वाला पार्ट। और तीसरा पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को हम लोग मोलैलिटी बोलते हैं। तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक जगह पे मोलैरिटी है और दूसरी जगह पे हम लोग मोलैलिटी वर्ड यूज़ करते हुए चल रहे हैं। तो इन सब में जैसे ये जो क्लास 9th में चीज़ें पढ़ा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो भी हम सवाल पूछ के थोड़ा बहुत बेइज्जती भी करेंगे। ये मत बहाना मार देना कि सर नेट नहीं चल रहा है, ठीक है? तो इसलिए हेडिंग डाल दो कंसंट्रेशन टर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लास 12th के सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फिर से आता है, बोर्ड की एग्जाम में एक सवाल इससे पूछा ही जाता है क्लास 12th में हमेशा। तो इसलिए हम लोग इसको ढंग से अभी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग इसका जो भी एप्लीकेशन होगा, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में एप्लीकेशन, इसका आयनिक इक्विलिब्रियम में डायरेक्टली एप्लीकेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एप्लीकेशन है, उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स में एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेशन है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एप्लीकेशन है। तो ये एक टॉपिक का बेसिक ऐसा है जो बिल्कुल एनी हाउ स्ट्रांग होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि कहीं भी इस पार्ट को इन्वॉल्व करे तो कहीं पर कोई दिक्कत निकल के ना आए। एक बार हेडिंग डाल करके इस चीज़ को नोट कर लो, फिर इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग आराम से मोल मोल एनालिसिस डिस्कस कर लेंगे। चिन्मय आवाज आ रही है आपको? चिन्मय कुमार सिंह, अपना ऑडियो अनम्यूट करके आराम से बोल सकते हैं, माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चिन्मय, रवि शेखर, आवाज आ रहा है? सर बताओ ये परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है? वेट बाई वेट परसेंट। हाँ तो हम उर्दू पूछे क्या? हम भी तो परसेंटेज वेट बाय वेट ही पूछे, क्या होता है? गिवन नाइन्थ वेट, गिवन वेट ऑफ टोटल सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट वाई, वेट ऑफ सॉल्यूशन अच्छा पक्का? इनटू गूगल 100। गूगल कर लिया? नो सर, झूठ बोलेगा? नो सर, पक्का। पक्का? यस सर। और उसमें ml लेते हैं कि लीटर लेते हैं? लीटर। क्या? गूगल में ऐसा तो दे लीटर। नहीं रखा, गूगल में ऐसा तो दे नहीं रखा कि लीटर लेते कि ml लेते हैं। इस सवाल का तो जवाब ही नहीं है। 9th क्लास में क्या दिया था, लीटर दिया था कि मिलीलीटर दिया था? लीटर दिया था। 9th क्लास में लीटर दिया था? पक्का? यस सर, 9th यस क्लास सर। के 9th क्लास के एनसीईआरटी डाउनलोड करके दिखाए तुमको? हाँ भैया अमलदीप, क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट? चलो डेफिनेशन तो खैर बता ही दिया, उसमें लीटर होता है कि ml होता है ये बताओ। सॉरी, इसमें तो लीटर और ml तो हम गलती पूछ दे रहे हैं। ग्राम होता है कि किलोग्राम होता है ये बताओ? ग्राम। ग्राम होता है, किलोग्राम नहीं होता? नहीं। पक्का? हाँ। अब अंशिका, ग्राम होता है किलोग्राम होता है? ये दोनों हो सकता है। सर अभी तक तो ग्राम ही पढ़े थे, अभी तक तो किलोग्राम ग्राम अभी ही नहीं पढ़े पढ़ा थे, है। किलोग्राम अभी नहीं पढ़े थे। हाँ ठीक है, ये जैसे एक ऑप्शन सुटेबल है। अभी तक तो ग्राम ही पढ़े थे, किलोग्राम का आइडिया नहीं है। ये कभी भी मत भूल के बोल देना कि लीटर होता है कि मिलीलीटर होता है। जैसे एक चीज देखो, मान लो जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट बोले तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हम लोग जब कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे मतलब हम लोग एक सॉल्यूशन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के टर्म में सब कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। जो भी कैलकुलेशंस हो रहे हैं सब सॉल्यूशन के टर्म में नॉर्मली होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास तो एक सॉल्यूट होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए? तो दूसरा सॉल्वेंट वाला पार्ट होना चाहिए।
तो जब हम लोग एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना सकते हैं। इसका मतलब एक कंसिडरेशन तो फिक्स है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आराम से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, बट इन जनरल हम लोगों का जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है, अपने काम का नहीं होता। तो ये पार्ट अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही निकल के आता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर निकल के आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जब भी कभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे, मतलब हम लोग एक सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो इस केस में जो परसेंटेज वेट बाई वेट है, इसको बोलने का एक बेसिक मतलब क्या होना चाहिए। तो इस केस में कोई भी एक पार्टिकुलर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉरी कोई भी एक पार्टिकुलर सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये अपना नॉर्मल लॉजिक होना चाहिए। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जब बात कर रहे हैं तो परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज बाय वेट का बेसिक मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो हम लोग आराम से उसमें 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट बोलो या फिर सीधा इस चीज़ में परसेंटेज बाई वेट बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस केस में लिखने का तरीका ये होगा, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट के लिए ही हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक चीज़ बताओ, परसेंटेज कभी भी यूनिट में होता है क्या? यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। तो परसेंटेज वाला होता है। हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि जिस सब्सटेंस का अमाउंट लिखते हैं उसी का वैल्यू नीचे लिखते हैं, टोटल इनटू 100 करते हैं, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो जैसे ये अमलदीप ऐसा बोला कि सर ग्राम होता है, अंशिका का अगर रिप्लाई ज़्यादा अच्छा था, प्रोमिनेंट था, अभी तक तो ग्राम ही पढ़े हैं, और सही बात है, अभी तक ग्राम ही पढ़े हैं। 9th क्लास में ग्राम दे रखा है और 10th क्लास के एनसीईआरटी में शायद ये दे नहीं रखा है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में शायद दे नहीं रखा। तो अगर हम लोग को इस पूरे पार्ट को यूनिटलेस बनाना है तो ऊपर अगर ग्राम ले ले तो नीचे ग्राम लेना पड़ेगा, बट अगर मान लो ऊपर हम लोग किलोग्राम ले ले तो नीचे फिर हम लोग आराम से किलोग्राम लेके ही काम करेंगे, ताकि ओवरऑल यूनिट कैंसिल आउट हो जाए, हम लोग का आंसर हमेशा सेम यूनिट में निकल के आए। तो हम लोग ग्राम मानेंगे सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूट को भी ग्राम में लेके चलना पड़ेगा। अगर हम लोग सॉल्यूशन वाले पार्ट को लीटर में लेकर के चलेंगे, सॉरी ये किलोग्राम में लेके चलेंगे, तो सॉल्यूट वाले पार्ट को भी किलोग्राम में लेके चलना पड़ेगा। तो अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं वो एक अलग कंसिडरेशन है। सिंपली ये ध्यान रखना कि हम लोग पूरे सॉल्यूशन वाले पार्ट को यूनिटलेस बनाने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट जो फैक्टर है 10 टू द पावर का, जैसे ऊपर अगर ग्राम होगा तो नीचे हम लोग लीटर नहीं लेंगे, हम लोग मिली लीटर लेके चलेंगे। जैसे डेंसिटी में देखते हैं ना कि हम लोग ग्राम पर मिली लीटर लिखते हैं हमेशा, ऐसा थोड़ी कि हम लोग ग्राम पर लीटर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ग्राम और किलोग्राम में जैसा रिलेशन होता है वैसे ही मिलीलीटर और लीटर में रिलेशन होता है, इसलिए ग्राम के साथ हमेशा मिलीलीटर को अटैच किया जाता है, किलोग्राम वाले पार्ट के साथ हमेशा लीटर को अटैच किया जाता है। तो उन यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर क्या है नीचे क्या है कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे मिलीलीटर होगा, ऊपर ग्राम है तो नीचे मिलीलीटर होगा, ऊपर ग्राम है तो नीचे ग्राम होगा। अगर परसेंटेज वेट बाई वेट ले, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ले, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लेकर के चले तब। तो ये रिलेशन बड़ा ही सिंपल सा है, परसेंटेज वेट बाई वेट या फिर दूसरा रिलेशन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इस केस में सीधा ऐसा लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम वाले पार्ट में वेट ऑफ सॉल्यूट, अब इसमें भी ग्राम है कि किलोग्राम है डजेंट मैटर, नीचे वाले के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर नीचे वाले पार्ट को मिलीलीटर में लेके चलते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ग्राम में लेकर के चल रहे होंगे, ताकि ग्राम पर ml के जैसा कुछ रिलेशन निकल के आ जाए। परसेंटेज वाला टर्म है तो हम लोग यूनिटलेस के जैसा ही बात करेंगे, लेकिन क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो यूनिट हम लोग सेम कभी भी बोलते हुए काम नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। ऊपर ग्राम रहेगा तो नीचे ml, ऊपर किलोग्राम रहेगा तो नीचे लीटर वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा जो रिलेशन है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों अगर ml में ले रहे हैं तो ml में लो, दोनों लीटर में लेना है तो लीटर में लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा यूनिट सेम रखने की कोशिश करना। अगर हम लोग परसेंटेज वेट लेके चले तो यूनिटलेस क्वांटिटी, वॉल्यूम लेके चले तो यूनिटलेस क्वांटिटी, वेट बाय वॉल्यूम लेके चले तो डेंसिटी के जैसा यूनिट होना चाहिए, ग्राम पर ml, किलोग्राम पर लीटर, इस टाइप का यूनिट लेके आराम से चल सकते हैं। नोट कर ले डेफिनेशन वाला पार्ट। ये तीनों डेफिनेशन बिल्कुल काम के नहीं होते, इसको हम लोग यूज करते हैं केवल, हर जगह पे कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं, इस पे डायरेक्ट सवाल नॉर्मली नहीं पूछा जाता है।
बट इसके बाद के तीनों जो टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है और ध्यान रखने लायक पार्ट होता है वो। और इन सब को नोट करने के बाद फिर हेडिंग डालना मोल फ्रैक्शन। यहाँ से मेन कैलकुलेशन का पार्ट शुरू होता है, मोल फ्रैक्शन। वैसे तुम लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एक ये बुक परचेज कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, अगर कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा रीडिंग करना है। एक बुक आता है मैकमरी फे, ये बुक आराम से परचेज कर सकते हैं, पियर्सन एजुकेशन का बुक है, काफ़ी अच्छा इसमें और सिंप्लीफाइड थ्योरी दे रखा है। तो अगर चाहे तो ये बुक रीडिंग करने के लिए ले सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, कोई चीज़ मान लो पुरानी चीज़ें भूल गए और वो नहीं समझ में आ रहा, तो रेफरेंस के लिए बुक आराम से परचेज कर सकते हैं। अगर पहले से बुक है तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल का जवाब ढूंढ के आना। जैसे सवाल का जवाब ये है कि हम लोग जो भी अभी तक कैलकुलेशन किए थे मोल कंसेप्ट में, मास के टर्म में कैलकुलेशन या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में कैलकुलेशन, नंबर ऑफ स्पीसीज के टर्म में कैलकुलेशन, एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम के टर्म में कैलकुलेशन, जब सारी चीजें कर ही सकते हैं तो हम लोग को एक कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करने की जरूरत क्या है, मतलब इतने सारे नए नए टर्म्स डिफाइन करने की जरूरत क्या है। हम लोग उसी टर्म में काम करते, मास के टर्म में काम कर लेते, वॉल्यूम के टर्म में काम कर लेते। उसका एक बहुत ही अच्छा उधर एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों जरूरी होता है। तो एक बार रीड करके देखना, जिन लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है ये बुक ले सकते हैं, मेरे हिसाब से बुक परचेज करना भी चाहिए। जेई एडवांस की तैयारी करने निकले एटलीस्ट कुछ तो बुक्स खरीद के रखो, वरना लोग समझेंगे पढ़ने लिखने वाला आदमी नहीं है। तो ये बुक परचेज कर लेना, उसमें देखना जहाँ भी कंसंट्रेशन दे रखा होगा मोलैरिटी मोलैरिटी टाइप का, वहाँ पे ये टर्म मेंशन किया है या फिर ये रीजन मेंशन किया गया है कि क्यों कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, और वो डिस्कशन वाले पार्ट को आराम से पुट अप करने की कोशिश की जाती है। मतलब उस डिस्कशन वाले पार्ट को फिर धीरे धीरे करके अलग अलग फॉर्मेट में पुट अप करने की कोशिश की जाती है। चलो खैर, हम लोग मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट में एक छोटा सा कंसिडरेशन होता है। मान लो हम लोग के पास एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी। अगर दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर में तो हम लोग वहाँ पे टर्म यूज करते हैं बाइनरी मिक्सचर। अगर तीन कंपोनेंट होते हैं तो मालूम है किसी को क्या मिक्सचर बोलते हैं उसको? अगर तीन, टर्शियरी मिक्सचर। टर्शियरी बोलते हैं क्या? टर्शियरी नहीं बोलते, कुछ और नाम बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग टर्शियरी वर्ड यूज नहीं करते, नॉर्मली सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग टर्नरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइप की चीज है, बट टर्नरी मिक्सचर या टर्नरी सॉल्यूशन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में केवल बाइनरी मिक्सचर है, टर्नरी क्वाटरनरी ये सब मिक्सचर अपने सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जब बाइनरी मिक्सचर की जगह पे हम लोग टर्नरी में भी कैलकुलेशन पुट अप कर सकते हैं। हम लोग करने की कोशिश नहीं करेंगे बट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर एक मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, जिसमें से एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी, जिसमें ए वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब जो कंपोनेंट ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट Na के बराबर दे रखे हैं, और जो हम लोग का बी वाला पार्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स Nb के बराबर दे रखे हैं। तो इस केस में जो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा, वहां से हम लोगों को फ्रैक्शन निकालना है बेसिकली। और बचपन से हमको लगता है फ्रैक्शन 6, 7, 8, 9, 10 से निकालना सीख रखे होंगे, फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो फ्रैक्शन का बेसिक मतलब एक पार्टिकुलर सब्सटेंस का वैल्यू या एक पार्टिकुलर अकरेंस का वैल्यू बाय टोटल वैल्यू, इस चीज को हम लोग नॉर्मली फ्रैक्शन बोला करते हैं। तो जब मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो मोल के फ्रैक्शन का मतलब ये होना चाहिए नॉर्मली किसी एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वहां से हम लोग एक मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। और इन जनरल मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए
will be equal to number of moles of A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ये लिखने का एक जनरल तरीका आराम से हो सकता है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सिमिलर टाइप से बी वाले पार्ट के लिए भी रिलेशन लिख सकते थे, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कंसिडरेशन कर लेते हैं सीधा, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा उस मिक्सचर के अंदर, तो केवल ए और बी है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए वाले पार्ट का एन ए के बराबर, बी वाले पार्ट का एन बी के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये तो अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए वाले पार्ट के लिए फॉर्मूला निकल के आ गया। और इसके बाद जब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और इन सब के बेसिस पे एक छोटा सा रिलेशन तुम लोग को खुद से निकाल के ध्यान रखना होता है। ये ट्राई करके देखो ये कितना आएगा, एक्स से प्लस एक्स बी वाला पार्ट कितना निकल के आना चाहिए। तब तक के लिए ऊपर का पार्ट नोट कर लो। 1 हाँ, सिंपल सा आएगा। कैलकुलेशन है, 1 निकल के आना चाहिए। और वैसे भी 1 आना चाहिए लॉजिकली। एक कंपोनेंट के अंदर या एक मिक्सचर के अंदर सारे कंपोनेंट के फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो नेट फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर हो सकता है, तो वो चीज 1 के बराबर आना भी चाहिए। फॉर्मूला नोट कर लो मोल फ्रैक्शन का, और उसके आगे के पार्ट में क्वेश्चन से कैलकुलेशन पे आते हैं हम लोग। नीचे वो फॉर्मूला मेंशन करते हैं हम, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत जगह पे यूज आएगा, डेरिवेशन करते वक्त स्पेशली यूज आएगा। याद रखना एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 लॉजिकली भी होना चाहिए। सारे कंपोनेंट का फ्रैक्शन जब एड अप करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर निकल के आ जाएगा। चलो अगर नोट कर लिया तो फिर क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आते हैं। शुरू में एक दो सिंपल क्वेश्चंस कराएंगे और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे, ठीक है? दिमाग लगाना, ढंग से ट्राई करके देखना क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दे रहे हैं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, फटाफट नोट करते जाओ, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन 200 ग्राम ऑफ CaCO3 exist in कितना हो जाएगा मास, 680 ग्राम सॉल्यूशन या 680 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 प्लस एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड
फटाफट कैलकुलेट करो। एट बाई 17। 8/17। 17। नहीं, सर 6/26। 6/26। इतना कैसे आंसर आ रहा? हो सकता है हम ही कुछ गड़बड़ दे रखे हो। 200 ग्राम मतलब 480, 480/60 8 हो जाएगा। है ना, गलत आंसर है। नालायक लोग, ढंग से कैलकुलेशन करो। 3/20। 3/20 ना भाई, 3/20 भी नहीं। इतने सिंपल कैलकुलेशन में ऐसी हालत हो गई। अभी अमन तो अभी क्लास करने आ रहा है। अमन वर्मा, आंसर होना चाहिए 2/10, बेसिकली 0.2। ट्राई करके देखो फटाफट। हम तो सोचे कि बहुत आसान सवाल है, सबका आंसर पता नहीं क्या क्या आ रहा है। चलो हम हिंट दे रहे थोड़ा सा। एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने बोला, पहला पार्ट। गिवन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन 680 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिडिक एसिड। तो मिक्सचर का जो टोटल मास है वो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बोनेट के मास प्लस एसिटिक एसिड के मास के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से 680 दे रखा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास 200 ग्राम के बराबर दे रखा, तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड कितना निकल के आ जाएगा? 480 के बराबर निकल के आना चाहिए। तो एक चीज मालूम पड़ गया, एसिटिक एसिड का जो मास है 480 के बराबर है। और मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स कितने के बराबर हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। वेट दे रखा है 200 ग्राम के बराबर और मोलर मास होता है 100 के बराबर, मतलब 2। और एसिटिक एसिड की बात करें अगर हम लोग, या इथेनोइक एसिड की बात करें, तो इथेनोइक एसिड का क्या है मास? 480 के बराबर। और एसिटिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करवाया तो तुम लोग को बहुत बार CH3COH बहुत बार कैलकुलेट करवाया है, 60 ग्राम के बराबर आता है। तो इस केस में 480/60, इसका मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 8 के बराबर आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर, एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल्स 8 के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन अगर कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8, इसका मतलब टोटल वैल्यू 2/10 या फिर 0.2 निकल के आ जाएगा आराम से। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था मेरे लिए, मतलब हमको तो नहीं लगता कि बहुत मुश्किल हम सवाल ना था। कैलकुलेशन करने वक्त 480 को 400 लिखे थे, इसलिए 20/3 आ रहा था। ये काम करो, तुम 8वें वाले के साथ कैलकुलेशन एक बार सीख के, 8वां क्लास चलता है इधर, उसमें क्लास करके देखो, ठीक है? सॉरी सर, 400 लिखा था। चलो ठीक है। बाकी लोगों को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है तो सवाल में पूछ सकते हैं, ऑडियो अनम्यूट करके। जिसको भी डाउट है जल्दी पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ भाई अमलदीप, क्या गड़बड़ी हुआ इसमें? सर नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मोल किस तरह निकालें? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये याद है कि नहीं याद है? याद है सर। तो याद है अगर, तो टोटल मास 200 ग्राम के बराबर है और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम वाले पार्ट का मास नंबर तुम लोग को पहले ही क्लास में बोला था, याद रखना है। मतलब
1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का मास Sir, नंबर याद 35 रखना होता है। कितना? 35 35 होता है कैल्शियम का मास नंबर। सर मेरा गलती हुआ था कि सर 480 तो मैं उसको 680 दिखाई दिया मुझे। 486 80 दिखाई दिया, हाँ वहाँ 680 लिखे हैं। तो हम तो 680 ही लिखे हैं। समझ नहीं आया हमको क्या गलती हुआ। वो सर समझ गया सर। हाँ समझ गया। रवि तुम्हारा डाउट था क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैसे निकाले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? नो सर। किसका डाउट था कैल्शियम कार्बोनेट वाला मास का? चंद्रभानु। अच्छा अच्छा, तो चंद्रभानु तुम्हारा पहला क्लास है ना शायद? ऑडियो अनम्यूट रखो यस थोड़ा। सर। तो ये चीज मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, कि नहीं मालूम है? नो सर, अभी मालूम है। तो एक काम करना, एक YouTube का तुम लोग को लिंक भेज देंगे YouTube चैनल का, उसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लेना। पहले भी बोले थे कि कुछ लोगों को दिक्कत होगा ये सब कैलकुलेशंस में, एक बार देख लेना। लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत बेसिक है, वो सब बेसिक्स अगर वैसे 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, 9th क्लास में चीज़ें लोग नहीं पढ़ते सीरियसली हो गए, बट 9th क्लास में अगर पढ़ते तो बहुत मुश्किल नहीं होता। बट ठीक है, एक बार लेक्चर देखना, ये सारे कैलकुलेशंस, कैल्शियम कार्बोनेट का मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं, वो कैलकुलेशंस वहाँ पे बताए गए हैं, एक बार उसको देख लेना, ठीक है? तो हम ऐसा कैलकुलेशन डालेंगे जिसमें ज्यादा वेट वाले पार्ट का रिलेशन ना हो, ताकि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है? अभी के लिए बस क्वेश्चन देख लो। चलो भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in their mixture, in their equimolar mixture। सिंपल सा सवाल है, सोच के देखो, केवल इसमें टर्म्स नए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोच के देखो टर्म का मतलब क्या है, सब अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा है, सबका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। कुछ बोला क्या रवि? हेलो। 1/2। 1/2। 1/2। हाँ सर 1/2। सवाल में यहाँ पे दे रखा इक्विमोलर मिक्सचर। जब भी कभी टर्म इक्विमोलर बोलेगा मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो ए और बी का एक मिक्सचर है, और इक्विमोलर मिक्सचर बोला है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो हमेशा ऐसा काम करना, जब भी इक्विमोलर मिक्सचर बोलेगा तो 1 मान लिया कर, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 मान सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो 1/2। और अभी जस्ट डिस्कस किया था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। तो अगर एक्स ए हाफ है तो एक्स बी वाला पार्ट कितना होना चाहिए? हाफ। इसका मतलब ये भी 1/2 के बराबर आराम से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखो। फाइंड द मोल फ्रैक्शन of A and B in a mixture having XA upon XB is equal to 1/4। XA by XB is equal to 1/4। हेलो हाँ बोलो। सर, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का होगा 1/5। हेलो। हाँ बोल बोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का होगा 4/5। कैसे निकाला? सर एक्स ए बाई एक्स बी 1/4 दिया हुआ है, तो हाँ 4XA इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। हाँ और उसके बाद हाँ फिर सर सही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू यस सर। एक सेकंड सुनने दो, क्या बोल रहा है बोल। यस सर हाँ तो यहाँ से 4XA इज इक्वल टू 4XA इक्वल टू एक्स बी होगा। हाँ हो गया, आगे। और उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू हाँ XA बाई XA प्लस XB, XA बाई XA by
XA प्लस XB। XA प्लस XB, ऐसा तो हम अभी तक बताया नहीं। सर मोल फ्रैक्शन यस सर, 1/5। ये कहाँ से है रिलेशन? XA इज इक्वल टू XA डिवाइडेड बाई XA प्लस XB, ये तो हम नहीं बताए। सॉरी सर, NA। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू NA, यस सर, NA डिवाइडेड बाई NA NA प्लस। प्लस NB। हाँ ठीक है। अब इक्वल टू इज इक्वल टू 1 प्लस 1/, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 कैसे ले लिया? नंबर ऑफ मोल्स कहीं 1 दिया है क्या? बोल भाई जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स A1 कहाँ से ले लिया? सर हम बताएं? बताओ। x 4xa इज इक्वल टू XB है, हाँ तो XA के जगह पे लिखेंगे NA बाई NA प्लस NB। NA बाई NA प्लस NB। हाँ, और इंटू 4, इंटू पूरा 4। इंटू 4 हाँ, इज इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। NB बाई NA प्लस NB। अब दोनों तरफ से NA प्लस NB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फालतू में मेहनत करा तो दी। फिर NA इज इक्वल टू NB बाई 4 आ जाएगा, और उसके बाद उसको पुट कर देंगे, हाँ ये काम मतलब कर सकते उसके हैं, जगह पे। ये काम कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल तरीका, लॉजिकल तरीका है। जैसे यहाँ लिखा ना 4NA इज इक्वल टू NB, तो NB के जगह पे ऐसा लिखते थे ना हम लोग कि XA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। हाँ, तो अब NA के जगह पे उसको लिख देंगे, हाँ NB मतलब बाई 4 को। NB की जगह पे अगर 4NA डाल दे हम लोग, NB की जगह पे हाँ, 4NA, तो भी होगा। तो भी काम हो जाएगा। NA डिवाइडेड बाई NA प्लस 4NA, तो NA कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1/5 निकल के आ जाएगा। तुम कौन सा तरीका हाँ, निकाला ऐसे था रवि? बता भाई, कैसे तरीका निकाल रहा है? हेलो हाँ, ये 1 कहाँ से ले लिया? सर, X ले लिए थे, एक को 4X ले लिए थे। ऐसे कैसे ले लिया? और ले लिया भी तो भी 1 कहाँ से लेके आ गया? चलो ठीक है, एक तो जैसे आंसर तो 1/5 और 4/5 है, और उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को भी एक्सप्लेन कर भी दिया कि यहाँ नीचे से ऐसा इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान दो, जैसे एक छोटा सा ट्रिक है जो बता रहे हैं। मान लो XA बाई XB है, तो XA का मतलब था NA डिवाइडेड बाई N टोटल, और XB का मतलब था NB डिवाइडेड बाई N टोटल। यहाँ से N टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से? NA अपॉन NB। तो बेसिकली XA अपॉन XB विल बी इक्वल टू NA अपॉन NB, जो कि 1/4 के बराबर दे रखा। ये रिलेशन ध्यान रखना। मोलर रेशियो और मोल फ्रैक्शन का रेशियो सेम चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो आएगा वही मोल्स का भी रेशियो निकल के आता है। तो इस केस में जब भी XA निकालना होगा तो बस ये देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर वाले को मान लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B नीचे वाले को मान लेना, क्योंकि मोलर रेशियो दे रखा है, तो 1 मोल और 4 मोल मानने में कोई तकलीफ नहीं है। तो XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 5। और सिमिलर टाइप से XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5। तो 1/5 और 4/5 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ये रिलेशन ध्यान रखना। ये रिलेशन जानने के बाद ये चीज़ आसान है। मोलर रेशियो और मोल फ्रैक्शन का रेशियो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो अगर हम लोग का मोल फ्रैक्शन का रेशियो दे रखा, तो ऐसा लिख सकते हैं सीधा, डायरेक्टली आप सवाल बना सकते हैं। XA डिवाइडेड बाई XB इज इक्वल टू 1/4 दे रखा, तो यहाँ से XA विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, मतलब 1/5 ले लेना। और XB विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, मतलब 4/5 कंसिडर कर लेना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रेशियो विल बी नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, दोनों सेम चीज है। वहां से रिलेशन निकालना बहुत ही आसान सा काम निकल के आ सकता है। नोट कर लो इस चीज को। ऊपर वाले पार्ट को तो मेरे हिसाब से खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, जो 9-10 में पढ़ाई की, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल के उसमें डाला। लेकिन उसके जगह पे ये काम भी आराम से कर लेना। मोल फ्रैक्शन का रेशियो ही अपना नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आता है, और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जो मिल गया उसमें ऊपर वाले पार्ट को ऊपर का नंबर ऑफ मोल्स मान लेना, नीचे वाले पार्ट को नीचे का नंबर ऑफ मोल्स मान लेना। तो वहां से मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नीचे वाले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वहां से कैलकुलेशन आराम से किया जा सकता है।
नोट कर लो इस चीज को। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा ध्यान रखना, आगे जिंदगी में काम आएगा, थोड़ा स्पेशली क्लास 12 में काम आएगा। हाँ भाई रवि, समझ में आया? वन कहाँ से आया? तो कहीं पढ़ रखा है क्या इस चीज को? सही से बताना। क्या सर? कहीं पढ़ रखा है इस चीज को? सही से बताना। नो सर, झूठ नाइन्थ में बोलेगा? थोड़ा बहुत, नाइन्थ में थोड़ा बहुत पढ़े थे। 9th में मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया था तो? कौन से कोचिंग में पढ़ता था 9th में? सर कोचिंग नहीं, स्कूल में बस एक बार स्कूल में तो हो ही टॉपिक, नहीं स्कूल में तो हो ही नहीं सकता कि मोल फ्रैक्शन पढ़ाया गया। बेवकूफ मत बना मेरे को। टॉपिक सुने थे। अच्छा, और उसके बाद पढ़ लिया? पढ़े नहीं, बस थोड़ा सा, बस सिर्फ फार्मूला जाने थे। अच्छा, और फार्मूला जान करके नंबर ऑफ मोल्स 1 लिख लिया? चलो अच्छी चीज है, झूठ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइंड नहीं करेंगे। हम लोग क्या अभी 9th क्लास में स्टूडेंट पढ़े हैं, स्टूडेंट्स को हम पढ़ाए हैं, मोल फ्रैक्शन 9th क्लास में बताए हैं। मोल फ्रैक्शन के आगे जो मोलैरिटी बताने वाले सब चीजें हम 9th क्लास 10th क्लास में बताए हैं स्टूडेंट लोगों को। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बट ये चीजें कोचिंग में बताई जाती है, स्कूल में नहीं बताई जाती है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोलैरिटी। टर्म्स एक्चुअल में 9th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो तुम्हारा एनटीएससी का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है ये चीज, बट नॉर्मली लोग स्कूल में इस चीज को नहीं मेंशन करते हैं। सर एनटीएससी के लिए ही पढ़े थे। अच्छा, कहाँ पढ़ा था? देवघर में। चलो बढ़िया है। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब मोलैरिटी वाले पार्ट की बात करते हैं तो इन जनरल मोलैरिटी सबसे यूजफुल कंसंट्रेशन टर्म है, या फिर इन जनरल सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म है। तो कभी कभी जब कंसंट्रेशन वर्ड बोला जाता है तो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है मोलैरिटी बोला जा रहा है, बट कंसंट्रेशन टर्म्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको कंफ्यूज मत करना कभी भी। जैसे अगर सवाल में ऐसा बोला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब सीधा उसमें मोलैरिटी समझ लेना उस चीज को। लेकिन अगर कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया गया है उसका मतलब मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, 10 तरह की चीजें जो कि हम लोग कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल सा है, जैसे कंसंट्रेशन और मोलैरिटी is equal to number of moles of solute particle divided by volume of solution, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का लेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा कंडीशन है, इन जनरल हम लोग लीटर में लेके चलेंगे। अगर ऊपर हम लोग मोल्स लेके चल रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम हमेशा हम लोग लीटर में लेके चलेंगे। ये अपने कंसंट्रेशन वाले पार्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को मेरे हिसाब से याद हो ही जाता है, क्योंकि इतने बार हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं, इतने बार कैलकुलेशन में इस चीज को यूज किया जाता है कि बाय डिफॉल्ट ये चीज याद हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी निकल के नहीं आना होता है। तो फॉर्मूला नोट कर लो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन वाले पार्ट के लिए, और इसके नीचे हम लोग यूनिट वाले पार्ट को डिस्कस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसको तो मोल्स के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वाले पार्ट को हम लोग आराम से लीटर के टर्म में रख सकते हैं। तो अपना जो यूनिट है मोल पर लीटर के टर्म में आराम से निकल के आ जाएगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। सब लोग अपना ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं और एक सवाल का जवाब दो। बचपन में सुना है टॉपिक, मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लोग इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में होते हैं। ये टर्म सुन रखा होगा सब लोगों ने, ऑस्मोसिस, सुना है? यस सर। ओके, आज एक काम करते हैं, किसी नए लोगों से पूछते हैं। अबे चिन्मय, इसको अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? चिन्मय, चलो चंद्रभानु तुम बताओ। हाँ चिन्मय, एक सेकंड, चिन्मय को आवाज आ रही है। हाँ चिन्मय, आवाज आ रही है? हेलो चिन्मय, चलो छोड़ो इसको। हाँ भाई चंद्रभानु बताओ, क्या सुना है ऑस्मोसिस के बारे में? The substance move higher concentration to lower concentration. हायर कंसंट्रेशन टू Lower concentration. सब्सटेंस मूव। हाँ, Yes sir. कौन सा सब्सटेंस मूव? चलो कोई दूसरा आदमी डेफिनेशन बताओ। रवि तू ही बताओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो।
solute particles move from higher concentration to lower concentration. सॉल्यूट पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो एकदम गलत है। एक तो सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करता है। हाँ भैया अमलदीप, Sorry, solvent part, solvent, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा तो सॉल्यूट ही तो मूव करेगा ना। सॉरी, सॉल्यूट नहीं sir, मूव करेगा तो सॉल्वेंट ही तो मूव करेगा। हाँ भैया अमलदीप बताओ डेफिनेशन। अमलदीप, डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक और पार्ट ऐड किया है इसमें। हाँ, सॉल्यूट मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है। पूरा डेफिनेशन बताओ अंशिका। Movement of solute from lower concentration to higher concentration. सॉल्यूट फ्रॉम, सॉल्यूट गलत है। Solvent from higher concentration to lower concentration. हायर से लोअर कि लोअर से हायर? Solvent के लिए higher से lower. सॉल्वेंट के लिए हायर से लोअर। Solute. हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे तुम लोग अभी कोई भी बायो नहीं ले रहा तो तुम लोग का डेफिनेशन जो है वो हमेशा सॉल्यूट के टर्म में चलता है। जब भी कभी हम लोग कंसंट्रेशन वर्ड डिफाइन करते हैं तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट हमेशा सॉल्यूट के टर्म में डिफाइन करते हैं। ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग के सॉल्वेंट के पार्टिकल मान लो मूव कर रहे हैं, तो जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा डेफिनेटली उधर से जिधर सॉल्वेंट कम होगा उसी टाइप में या उसी साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे होंगे। सॉल्वेंट अगर ज़्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे ऊपर ये फॉर्मूला देखो, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन वाला पार्ट कम निकल के आएगा। केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन को सॉल्यूट के टर्म में डिफाइन करते हैं, तो इसीलिए हम लोग हमेशा सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे। अगर कंसंट्रेशन हायर हुआ मतलब सॉल्वेंट वाला पार्ट कम होगा, तो ये गलत है। जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है उधर से लोअर सॉल्वेंट की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब हम लोग हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव कराते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस चीज़ को हम लोग ऑस्मोसिस आराम से बोल सकते हैं। क्लास 12 में एक डेफिनेशन हम लोग मेंशन करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग वापस से इस कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी वाले पार्ट को यूज़ करते हुए चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। आज के लिए हम क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी से रिलेटेड कैलकुलेशंस वाले पार्ट डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी का पूरा एक लेक्चर नेक्स्ट क्लास में निकल जाएगा। फिर उसके बाद उसके अगले टॉपिक में हम लोग मोलैलिटी डिस्कस करेंगे, और इन सब टॉपिक्स के बाद हम लोग सारे टॉपिक्स का इंटर कन्वर्जन, मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन इंटर कन्वर्जन वाले पार्ट का डिस्कशन हम लोग उसके नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और उन सब टॉपिक्स से कंप्लीट होने के बाद हम लोग आराम से मोल एनालिसिस या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाला पार्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। सर केमिस्ट्री क्लास कल भी होगा? कल शेड्यूल में दे रखा है क्या केमिस्ट्री का क्लास? कल तो क्लास ही नहीं है, शायद से परसों क्लास है। फ्राइडे को है। क्या? फ्राइडे को है। फ्राइडे को, तो फ्राइडे को क्लास होगा एग्जैक्टली, तो हमको ध्यान नहीं है। ठीक है सर ये क्लास डेली चलता है? नहीं नहीं, अल्टरनेट डेज में चल रहा है। और कोई डाउट? यार थोड़ा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रहा। सर टाइम बचा है अभी 6 बजने में। अरे 8 मिनट का टाइम बचा है क्या? तो जान निकाल लो। तो टॉपिक भी तो होना चाहिए ना कुछ पढ़ाने को। हम फॉर्मूला तो बता दिए, फॉर्मूला बताने, इसलिए तो डाउट डिस्कशन 5 मिनट 10 मिनट का तो करना पड़ेगा ना। जिसको जो भी डाउट है पूछ सकता है आराम से। हम ऐसा डाउट डिस्कशन के लिए टाइम नहीं दिया है कि सर केमिस्ट्री क्लास कल भी होगा क्या। कोई सवाल में डाउट है, किसी पुराने कंसेप्ट में डाउट है, तो डाउट डिस्कशन कर लिया करो। अगर डाउट डिस्कशन नहीं है तो फिर आज के लिए होमवर्क दे रहे हैं। तुम लोग को बुकलेट मिला है क्या केमिस्ट्री का कि नहीं मिला है? नहीं अभी तो नहीं मिला है। बुकलेट नहीं मिला है तो तुम्हारे ग्रुप में टेलीग्राम वाले चैनल में बुकलेट डाल देंगे हम। बुकलेट में मेंशन कर दे रहे हैं कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के उसमें एक सेकंड थोड़ा लाइन पे रहो, हम बुकलेट एक बार देख लेते हैं सिस्टम में। जहाँ तक होमवर्क देंगे वो पूरा का पूरा बुकलेट सॉल्व कर लेना है।
और नेक्स्ट क्लास में जिसको भी डाउट होगा अपना डाउट वाले ग्रुप में उस क्वेश्चंस को पोस्ट करते जाना। 1 मिनट। और सर वर्कशीट में भी देख ले रहे हैं एक बार सारा का सारा। एक सेकेंड। मोल कंसेप्ट में तुम लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता चुके हैं ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 57 तक सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 57 सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69 अपने कॉपी में नोट करते जाओ होमवर्क। 1 से लेके 57, फिर उसके अलावा 67, 68, 69 कितने क्वेश्चन अभी के लिए ट्राई कर सकते हैं अपने बुकलेट से। बुकलेट आज तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, बुकलेट वहां से देख सकते हैं। सर ये बुकलेट कहाँ मिलेगा सर? बुकलेट तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम लोग अपने सारे वर्कशीट, सारे असाइनमेंट्स वगैरह वहीं पे पोस्ट करते जा रहे हैं। एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना हम लोग के स्मार्ट प्रिप एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे या कहीं पे भी, तो तुम लोगों को लिंक आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग लिंक भी शेयर कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक शेयर कर देंगे। उसके अलावा वर्कशीट में 1 मिनट लाइन पर और थोड़ा। वर्कशीट में कहाँ तक लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था तुम लोगों को वर्कशीट में? सर 3 तक दे रखा था ना। तो वर्कशीट यार वर्कशीट 4 में रिएक्शन वाला पार्ट है, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते अभी। वर्कशीट 5 भी रिएक्शन वाला पार्ट होगा। 6, 7, 8, 9 वर्कशीट 8 वाला पार्ट भी रिएक्शन का पार्ट है। नहीं, आज वर्कशीट सॉल्व मत करना, ठीक है। आज के लिए तो बहुत क्वेश्चन 1 से 57 तक होमवर्क दे रखा, 67, 68, 69 होमवर्क दे रखा, तो 60-70 क्वेश्चन तो वैसे ही होमवर्क हो गया। मतलब 60 तो नहीं हुए, हाँ अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। तो इतने क्वेश्चन पहले ट्राई कर लो और इसके बाद अच्छा एक काम कर सकते हैं, बुकलेट में ये कर लो, बुकलेट में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उन सब क्वेश्चंस को भी ट्राई करके देख लेना। जैसे बुकलेट में एक्सरसाइज तो तुम लोग को बताया नहीं था कौन सा एक्सरसाइज है। एक सेकंड, थोड़ा एक्सरसाइज भी नोट डाउन कर लो। बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में, बुकलेट के एक्सरसाइज 1 उसमें पहला पार्ट है सम बेसिक प्रॉब्लम, दूसरा पार्ट है एडवांस लेवल। तो बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना। बुकलेट जो भी अभी हम लोग डालेंगे उसके एक्सरसाइज 1 वाले पार्ट के क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक को ट्राई कर लेना। उसके अलावा जो तुम लोग अभी होमवर्क दिया था 57 तक, वो तुम्हारे एक्सरसाइज 2 का है। सिंपल बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2 में, उनके क्वेश्चन नंबर 57 तक सारे क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखना, काफी डिफिकल्ट सवाल होगा बट फिर भी ढंग से उसको ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 1 का ही जो एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1 का एडवांस लेवल प्रॉब्लम, उसका क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा सवाल है, सोच के देखना, मजा आएगा सवाल को सॉल्व करने में। काफी बड़ा सवाल होगा, डिफिकल्ट सवाल होगा, कैलकुलेशन भी काफी डिफिकल्ट होगा, बट पेशेंटली ट्राई करके देखना सवाल को, ताकि एडवांस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स का तुम लोग को कैलकुलेशन होना शुरू हो जाए। सिंपल सा परसेंटेज का सवाल है, ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 5 बुकलेट के एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, उसको ट्राई करके देखना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद आराम से कंटिन्यू करते हैं। और हर रोज नॉर्मली इसलिए मेरा टाइम 10 मिनट का जाएगा, क्लास के बाद हम नॉर्मली पर डे कुछ ना कुछ होमवर्क दिया करेंगे। जो भी होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क मेरा रोज की आदत होता है, रोज 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड होमवर्क रहेगा, उन क्वेश्चंस को तुमको ट्राई करते चले जाना है। होमवर्क पर डे कॉपी में नोट कर लिया करो, ताकि तुम्हारे पास होमवर्क घर पे कुछ सॉल्व करने के लिए रहे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करते हैं।